हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अधिगम के भाग 2 का हम अध्ययन करेंगे। और इस भाग 2 के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे अधिगम के नियम, जो कि थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो थार्नडाइक ने अधिगम के संबंधित नियम दिए थे, जिसमें सीखने के मुख्य नियम थे और सीखने के गौड़ नियम थे। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आएंगे और सीखने के गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आएंगे। दोस्तों, अधिगम के नियम से संबंधित जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थार्नडाइक से संबंधित जो नियम थार्नडाइक ने दिया है, उससे प्रश्न जो है परीक्षा में जो है देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी नियम की चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीखने के मुख्य नियम क्या है। सीखने के मुख्य नियम, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। देखिए, मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। कितने मुख्य नियम दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें उन्होंने पहला नियम तत्परता का नियम दिया था, दूसरा उन्होंने दिया था अभ्यास का नियम, तीसरा उन्होंने दिया था प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पर हम अब जानेंगे तत्परता का नियम क्या होता है। तो देखिए, तत्परता का नियम है क्या। इस नियम के अनुसार, तत्परता के नियम के अनुसार, यदि कोई बालक तत्परता के नियम के अनुसार यदि कोई बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होता है, तो वह उस कार्य को करना सीख जाता है। जी हाँ, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझिए वह उस कार्य को सीख जाएगा, कर ले जाएगा, क्योंकि उसे जो है उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए एक जो है उत्तेजना है, उस कार्य को वह करना चाह रहा है। और वुडवर्थ ने इस नियम को, इस जो बालक जो है कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए जब तत्पर होता है, यानी और जिसे हम कहते हैं कि जब वह तत्पर होता है तो वह किसी कार्य को करता है तो वह उससे सीख जाता है, इसे वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नाम दिया था। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था भाटिया। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझिए कि वह आधी विजय को प्राप्त कर लिया है। और मनोवैज्ञानिक, इस नियम में हम आपको ये बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने तत्परता के संबंध में जो है ये बताया था कि किस परिस्थिति में बालक को संतोष उत्पन्न होता है और किस परिस्थिति में बालक के अंदर खींच उत्पन्न होती है। तो उसमें देखिए 3 कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें ये हम कह सकते हैं कि बालक को जो है संतोष और खींच उत्पन्न होगा। और ये कंडीशन कौन कौन से हैं आपको हम बता रहे हैं। देखिए, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है, यानी वो कार्य करना चाहता है, तो उसे यदि उस समय कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो उस समय वह कार्य को कर भी लेगा और उसे संतोष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि वह कार्य करना चाह रहा था और उसे कार्य दिया गया करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उस कार्य को करने नहीं दिया जाता है, यानी उसे वह कार्य को करने नहीं दिया जाता है, तो उसमें उस अवस्था में खीज उत्पन्न होगा। उस अवस्था में उसमें क्या उत्पन्न होगा? खीज उत्पन्न होगा। तीसरा, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, यानी वो करना नहीं चाह रहा है किसी कार्य को, और जो है उसे कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, तब भी उसके अंदर खीज उत्पन्न होगी। तो इसे हम कहते हैं तत्परता का नियम। यानी हम तत्परता के नियम में ये एक लाइन में अगर इसको समझना चाहें, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है, तो वह उस कार्य को जब करना शुरू करेगा, आरंभ करेगा, तो कार्य करना सीख जाएगा। दूसरा देखिए, अभ्यास का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। देखिए, अभ्यास का अर्थ होता है किसी कार्य को बार बार दोहराना। तो इस नियम के अनुसार सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। जी हाँ, यदि आप किसी
कार्य का लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ में सफलता पाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं और उसके लिए जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं, उन दोनों का संबंध जो होता है वो मजबूत हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभ्यास करने से हम उस कार्य को सीख जाते हैं। लेकिन अगर अभ्यास आप रोक देते हैं, यानी अभ्यास रोक देने से यह संबंध क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, अभ्यास नियम के दो उप नियम हैं, एक उपयोग का नियम है, दूसरा अनुपयोग का नियम है। उपयोग का नियम क्या है? यदि कोई बालक किसी कार्य का लगातार अभ्यास करता है, यानी वह जो है उस कार्य का जो है अभ्यास कर रहा है और अभ्यास करने के कारण वह उस कार्य को सीख जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपयोग का नियम कहते हैं। लेकिन यदि कोई बालक वह जो है किसी कार्य को किया लेकिन उसे बीच में छोड़ दिया है, उसका अभ्यास नहीं किया है, तो उस कार्य को वह क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, उसको वो सीख नहीं पाएगा बल्कि भूल जाएगा। तो इसे हम कौन सा नियम कहेंगे? इसे हम अनुपयोग का नियम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अनुपयोग का नियम कहेंगे। तीसरा देखिए, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। इस नियम के अनुसार देखिए क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। अनुक्रिया या कार्य करने के बाद यदि उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे सीख लेता है, एवं प्रभाव असंतोषजनक होने पर उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, उसे भूल जाता है। जी हाँ, यदि आप जैसे किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हो और यदि प्रारंभ कर रहे हो, कुछ समय भी बीत रहा है लेकिन उसका जो परिणाम आपके पक्ष में नहीं है, हमेशा निगेटिव आ रहा है, तो क्या करोगे, उस कार्य को जो है आप सीख नहीं पाओगे। आपके अंदर जो है खीज उत्पन्न होगा, आप जो है उससे जो है हम कह सकते हैं कि असंतोष की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अगर आप किसी कार्य को जब करते हो और अच्छा करते हो, यानी आपकी जो अनुक्रिया होती है वो सफल होती है, तब तो उस कार्य को आप करना सीख जाओगे। और लेकिन यदि आपकी अनुक्रिया जो होती है वो जो है सही नहीं होती है, असफल होती है, तो आप क्या करते हो, उस कार्य को सीख नहीं पाओगे। अब हम आइए आपको बताते हैं सीखने के गौड़ नियम क्या हैं, यानी इसे हम सीखने का सहायक नियम भी कहते हैं। सीखने का हम सहायक नियम भी कहते हैं इसे। सीखने का एक देखिए, ऊपर हमने पढ़ा है मुख्य नियम, नीचे यहाँ देखिए सीखने के गौड़ नियम, सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग, या हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए, सीखने के गौड़ नियम, थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम की चर्चा किया था, जिसमें बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम या आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 नियम हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे, गौड़ नियम के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौड़ नियम नहीं है, यानी विकल्प में गौड़ नियम भी दिया रहेगा और मुख्य नियम भी दिया रहेगा। उसमें से ये पूछ सकता है कि कौन सा जो है इसमें मुख्य नियम है और कौन सा गौड़ नियम है। तो यहाँ पर जानेंगे हम बहुअनुक्रिया का नियम क्या है। तो देखिए, बहुअनुक्रिया का नियम, यानी ये देखिए इस नाम से ही क्लियर है कि इस नियम में क्या हो सकता है। तो इस नियम के अनुसार देखिए, किसी भी सीखने की परिस्थिति में ये नियम ये बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। यानी जब व्यक्ति कोई कार्य सीखना प्रारंभ करता है, किसी विषय वस्तु को सीखता है, तो वह अनेक अनुक्रियाएं करता है। उसमें से जो अनुक्रिया लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है उसे वह सीख जाता है। जी हाँ, यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस अनुक्रिया के द्वारा आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी, यानी जिस अनुक्रिया के द्वारा आपको जो है सफलता मिलेगी, उस अनुक्रिया को वास्तव में आप क्या करते हैं, सीख जाते हैं। यानी देखिए, इसका उदाहरण आप थॉर्नडाइक द्वारा किए गए बिल्ली के प्रयोग से भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, जब बिल्ली ने जिस अनुक्रिया से पिंजड़ा यानी जो है खटका दबा करके पिंजड़ा खोलना जान गई थी, तो लास्ट में जो है वही अनुक्रिया उसने फिर किया। तो हम ये कह सकते हैं
कि इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है, उसमें से जो अनुक्रिया लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है उसे वह सीख लेता है। दूसरा, मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति उस कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसे करने की मनोवृत्ति रखता है। यानी अगर हम कह सकते हैं यदि किसी कार्य के प्रति आपकी मनोवृत्ति अच्छी है, धारणा अच्छी है आपकी उसके प्रति, तब तो उस कार्य को आप क्या करोगे, सीख जाओगे, अन्यथा उस कार्य को सीख नहीं पाओगे। देखिए, तीसरा नियम है तत्व प्रबलता का नियम। इसे हम क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहते हैं। तत्व प्रबलता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम क्या है। देखिए, इस नियम के अनुसार सीखने की परिस्थिति में उपस्थित सुसंगत तथा असंगत दोनों तत्वों में से व्यक्ति केवल सुसंगत तत्वों के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी जब कोई बालक या व्यक्ति किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तो उसमें सुसंगत तत्व भी होते हैं, असंगत तत्व होते हैं। वह सुसंगत तत्व के प्रति अनुक्रिया करता है और उसे सीख जाता है और असंगत तत्व को भूल जाता है। देखिए, अगला नियम है, चौथा नियम, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या होता है, इसे अनुरूपता का नियम भी कहते हैं। इसे कौन सा नियम कहते हैं, इस नियम को अनुरूपता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह सादृश्य यानी समान परिस्थितियों में करके सफलता प्राप्त कर चुका होता है। तो देखिए, ये सही है कि जिस परिस्थिति में आपको समस्या मिली थी और उस परिस्थिति में उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने जो उपाय किया था, जो चिंतन तर्क और कल्पना किया था, अगर वैसी परिस्थिति भविष्य में पुनः आपके सामने होगी तो आप उसी प्रकार की अनुक्रिया पुनः करेंगे, उसी प्रकार का चिंतन तर्क और कल्पना का प्रयोग करके उस समस्या का आप समाधान करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सादृश्य परिस्थिति मिलती है, यानी एक जो नई परिस्थिति मिल रही है, उस नई परिस्थिति के पहले उस जैसी परिस्थिति को आप उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, वहां पर हम उस समस्या का समाधान कर चुके हैं, तो नई परिस्थिति में भी हम उसी प्रकार की अनुक्रिया करते हैं जिस प्रकार की अनुक्रिया वह सादृश्य यानी समान परिस्थिति में करके सफलता प्राप्त कर चुका होता है। यानी बालक, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बताया गया है कि बालक नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह सादृश्य अर्थात समान परिस्थितियों में करके सफलता प्राप्त कर चुका है। इसे हम सादृश्यता का नियम या अनुरूपता का नियम भी कहते हैं। देखिए, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या है। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या है, ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम का 5वां नियम है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें ये कहा गया है कि इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में उत्पन्न किया जाए तो अंत में वही अनुक्रिया नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। तो वही अनुक्रिया जो होती है नए उद्दीपन से भी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसका जो है देख सकते हैं, उदाहरण इसका ले सकते हैं। पावलो का जो सिद्धांत था उसमें जो है पावलो ने जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर, भोजन जब दे रहे थे तो घंटी बजाने के बाद उसके तुरंत बाद भोजन दे रहे थे, और ये प्रक्रिया जो है कई बार जो है उन्होंने किया था, जिसमें भोजन जो है आप कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक था और जो है घंटी जो है तटस्थ उद्दीपक था। लेकिन बाद में जो है वो जो है भोजन को हटा लिए, यानी स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लिए, घंटी जो तटस्थ उद्दीपक था या अस्वाभाविक उद्दीपक था जिसे हम कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, CS कहते हैं, वह केवल घंटी बजने से कुत्ते ने वही अनुक्रिया किया है जो भोजन देखने के बाद कर रहा था। तो इसका मतलब है केवल घंटी की आवाज़ सुन करके कुत्ते के मुंह से जो है लार जो है का स्राव वहाँ पर होने लगा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, इसमें ये बताता है कि
कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यानी यदि किसी अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में उत्पन्न किया जाए तो वह अंत में वही अनुक्रिया नए उद्दीपन से भी करेगा। तो इस तरीके से आपको हमने आज ये पढ़ाया है अधिगम के नियम क्या हैं, जिसमें आपको बताया गया है जो है अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम के गौड़ नियम। तो ये नियम के नाम याद रहने चाहिए कि सीखने के मुख्य नियम में कौन कौन आएगा। तो सीखने के मुख्य नियम में आप जान लीजिए तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, मुख्य नियम में है ये। और सीखने के गौड़ नियम में 5 नियम है, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये 5 जो नियम हैं ये जो हैं गौड़ नियम हैं। ये सभी नियम देखिए थॉर्नडाइक द्वारा जो है E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक जब PhD कर रहे थे तो उनके शोध पत्र का जो नाम था एनिमल इंटेलिजेंस था। थॉर्नडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है ये हमारा अधिगम का जो दूसरा पार्ट है, अधिगम के जो नियम हैं जो है आपको जो है निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो अधिगम के नियम, तब जो है इससे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।